कुलपति श्री अशोक आईवा जी, श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी, श्री आशुतोष जी, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, हर्षवर्धन जी एडवोकेट, डॉक्टर ऋचा कोठारी, डॉक्टर मुरुगेसन ए, जम्मू केंद्रीय विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, गुरुजन, छात्रगण, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस आयोजन में आपने मुझे आमंत्रित किया। ये आयोजन जो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के तुलनात्मक धर्म तथा सभ्यता केंद्र और लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और इसमें आपने स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती के अवसर पर ये एक तरह से अवसर है जहां हम उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व, उनके विचार, उसके बारे में चर्चा कर सकें। और मैं पूरी तरह सहमत हूँ आशुतोष जी से कि किसी भी व्यक्तित्व को उसकी समग्रता में देखना चाहिए। उसको बेशक सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनकी पहचान किसी खास मुद्दे से हो जाती है, लेकिन पूरे व्यक्तित्व को समग्रता में देख के हम ज़्यादा बेहतर आकलन कर सकते हैं। आपने जो विषय चुना है, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव अधिकार और उच्च शिक्षा, ये 3 पहलू हैं जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। अकेला कश्मीर नहीं है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की आज़ादी के फौरन बाद देश के विभिन्न भागों में क्या हो रहा है और क्या इसको लेकर भविष्य में कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे पैदा हो सकते हैं, ये दूरदृष्टि डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व के अंदर साफ नजर आती। मानवाधिकार के बारे में अभी हमारे रामकृष्ण गोस्वामी जी ने बताया कि डॉक्टर साहब का क्या दृष्टिकोण था, वो इसको कितना महत्व देते थे। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। उनके पिता देश के जाने माने शिक्षाविद थे। उन्होंने उसी माहौल में आंख खोली थी, और उस जमाने में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं कॉन्वोकेशन में, और पहली बार ऐसा होता है कि जहां कॉन्वोकेशन एड्रेस, जो उस मौके पे जो भाषण हुआ गुरुदेव का, वो बंगाली भाषा में होता है। और उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में बंगाली भाषा के अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा के स्तर पर
प्रावधान और सहूलियतें पैदा की जाती हैं। मानव अधिकार के बारे में बात करते हुए मैं एक बात कहूंगा कि ये कभी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए कि सारे मानव अधिकारों की बुनियाद जो होती है या जहां से वो स्फुरित होते हैं वो है मानव की बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड। अगर हम मानव प्रतिष्ठा के सिद्धांत को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो फिर ये कैसे संभव है कि मैं एक बार ये बात स्वीकार कर लेने के बाद ये कैसे संभव है कि मैं किसी भी ना बराबरी को स्वीकार करूं, मैं किसी को उसके रंग के आधार पे, उसकी आस्था के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे, उसके लिंग के आधार पर मैं किसी भी प्रकार के भेदभाव को बर्दाश्त करूं। एक और पहलू है जिसे मैं थोड़ा बाद में बोलूंगा, लेकिन जो वो भी उतना ही प्रखर है जहां पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का व्यक्तित्व है, और वो ये है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी या शायद उससे भी पहले से उनकी एक बहुत ज्यादा एक मामले पे उनको बहुत चिंता थी, और उनकी चिंता का विषय ये था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में जो छात्र हैं इनको जिस विषय का भी वो अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ साथ उनको भारतीय संस्कृति के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जो बुनियादी खंबे हैं, स्तंभ हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो जानकारी नहीं होगी तो फिर वो अपनी जड़ों से कट जाएंगे, और जो भारतीय दृष्टिकोण वो क्या है उस पर हम बात को आ सकते हैं। वो भारतीय दृष्टिकोण अपनाने में, उसका विकास करने में उनको दिक्कतें महसूस होंगी। और मैं ये मानता हूं कि चाहे मानवाधिकार के दृष्टिकोण से देखिए, चाहे उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, वो लोग शायद बेहतर फैसला करने की स्थिति में होंगे जो मैं भारतीय संस्कृति के, मैं जिस पे जोर दे रहा हूं वो है भारतीय संस्कृति के बुनियादी स्तंभ, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स जो उसमें रमे हुए होंगे, उनको इन सारे विषयों पर एक दृष्टिकोण बनाने में और फैसला करने में शायद किसी भी दूसरे आदमी के मुकाबले में उनके अंदर ज़्यादा क्षमता होगी और ज़्यादा आसानी पैदा होगी। मुझे टाइम बता दीजिएगा लोग सब, थोड़ा कितना हो जाएगा। हमारे गोस्वामी जी, रामकृष्ण गोस्वामी जी ने मुझसे कहा कि धर्म को नए सिरे से परिभाषित करना चाहिए। धर्म को मैं नहीं मानता कि परिभाषित करने की जरूरत। भारतीय संस्कृति को जान लीजिए तो ये समस्याएं समझ में आ जाती हैं कि ये समस्याएं क्यों पैदा होती हैं। वो महाभारत में आता है कि जब युधिष्ठिर जब कौरव
कौरव, क्या नाम है अनिल, जो दुर्योधन। जब भगवान कृष्ण ने ध्यान दिलाया दुर्योधन का, जो कुछ भी हो रहा है, तो उसने जो जवाब दिया वो बड़ा ही, मतलब मैं समझता हूँ वो सारी चीज, हमारी दुविधाएं जो आज की हैं वो हमारी समझ में आ जाती। उसने कहा जानामि धर्मम न चा मैं प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न चा मैं निवृत्ति। मैं पूरी अच्छी तरह जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी रुचि नहीं पैदा होती। न चाह में प्रवृत्ति, मैं उसके अनुसार कर्म करूं, इसके लिए अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाता। और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि अधर्म क्या है, मुझे उसमें कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन वो उससे निवृत्ति नहीं मिलती, उससे मेरा छुटकारा नहीं होता। और कोई देव है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है, जो मुझे नियंत्रित कर रहा है। यथोस्मि नियुक्ति तथा करोमि। और वो जैसा जैसा मुझे निर्देश करता है, नियंत्रित करता है, मैं वैसा वैसा कर्म करता चला जाता हूं। अब वो देव कौन है जो बैठा हुआ है अंदर? वो काम है, काम भावनाएं हैं, स्वार्थ है। तो जब ये स्वार्थ बीच में आता है, तो धर्म को जानते हुए भी हम अनदेखा कर देते हैं, और अधर्म को जानते हुए भी उसको अपना लेते हैं। इसलिए मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक जगह कहा है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यूनिवर्सिटी बेस्ट कॉन्वोकेशन एड्रेस, किसी भी यूनिवर्सिटी के में कोई अभिभाषण के लिए कॉन्वोकेशन के, वो कहते हैं सिर्फ एक लाइन काफी है, सत्यम वद धर्मम च। इसकी ट्रेनिंग कैसे हो? धर्म की परिभाषा तो हमें मालूम है अच्छी तरह, ना तत्परस्य संधियात प्रतिकूलम यदात्मना संगरहेणेश धर्मास्यात् कामादन्य प्रवर्तते। जो तुम्हें खुद अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ मत करो। धर्म तो संक्षेप में केवल इतना है, और बाकी सब तो हैं, बातें हैं, पर धर्म संक्षेप में केवल इतना है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अब हम सब ने पढ़ा है, मैं आपको क्या बताऊं, कि वो युधिष्ठिर कहते हैं भीष्म पितामह से कि सबने अलग अलग व्याख्या की है धर्म की, मैं किसको मानूं? तो हमारे ऋषियों ने बता दिया कि धर्म तो इतना ही है। शतपथ ब्राह्मण में आता है, जिस समाज में मत से न्याय ना हो वो धार्मिक समाज है। मत से एब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ फिश is the characteristic of a धार्मिक सोसाइटी। मैं इस्लामिक परंपरा में देखता हूं, कहा गया धर्म के, एक आदमी सवाल पूछता है सिर्फ शरारत के साथ कि जाइएगा बाद में, पहले ये बता दीजिए धर्म क्या है, दीन क्या है। अब ना तो रिलीजन जो है वो ना तो धर्म का वास्तविक अनुवाद है, ना दीन का वास्तविक अनुवाद। बल्कि मैं अक्सर कहता हूं कि शायद हम उन लोगों से जिन्होंने औपचारिक शिक्षा हासिल की है, हमारे गांव का जो बेपढ़ा लिखा आदमी है, वो शायद हमसे ज्यादा अच्छा धर्म को समझता है। मैंने गांव में अपने कानों से कहते हुए सुना है लोगों को, कोई किसी के साथ पैसे की बेईमानी कर ले, किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, किसी के साथ दुर्व्यवहार करे,
तो गांव का आदमी कहता है भैया कोई दीन धर्म है कि नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना किसी गांव के आदमी को कि तुम पूजा पाठ नहीं करते हो, तुम्हारा कोई दीन धर्म है कि नहीं है, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा कोई दीन धर्म है कि नहीं है। वो कहते हैं दीन धर्म उनको तब याद आता है जब आचरण में कोई बुराई देखते हैं, और वही वास्तव में वही है, अल अज़मतो लि अम्रिल्लाहि व शफ़क़तो लि ख़ल्क़िल्लाहि। तो जवाब दिया कि धर्म तो सिर्फ इतना सा है, छोटा सा। वो क्या कि वो जो परम सत्य है उसकी व्यापकता हम आत्मसात कर लें, और उसकी जो क्रिएशन है, जो उसके पैदा किए हुए हैं, उनके लिए दिल में प्रेम पैदा कर लें। धर्म केवल इतना है, इससे आगे धर्म कुछ भी नहीं है। और इसी को सब गोल्डन रूल भी कहते हैं कि यही बुनियादी सिद्धांत यही, मुबाश दर पे आज़ार हरचे ख्वाही कुन कि दर शरीयत माँ गैर अज़ीं गुनाह नीज़। तुम्हारा दुनिया में जो जी चाहे करो, कुछ भी करो, हर चीज जायज है, बस एक बात ध्यान रखना, दूसरे को पीड़ा मत देना, दूसरे को तकलीफ मत देना, दूसरे के साथ वो मत करना जो तुम्हें अपने साथ नहीं पसंद है। सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय। पर जिसने सारी किताबें लिखी वेद व्यास ने, उन्होंने अंत में हमें 2 लाइन में कहा कि किताबें छोड़ो, मैं तुम्हें 1 लाइन में बता रहा हूं कि क्या है धर्म। दूसरे का उपकार करना परोपकार है। परोपकार जो है परोपकारस्तु पुण्याय, उसमें मेरिट है, वो पुण्य है, और दूसरे को तकलीफ देना ये पाप है। यही है धर्म। तो आप अब गौर करिए, अब मैं कश्मीर की तरफ आता हूं। कश्मीर में आज़ादी के बाद, कश्मीर के भारत में विलय होने के बाद जिस प्रकार की विधायी व्यवस्था बनाने की कोशिश हुई, क्या उसके आधार पे समान अधिकार सब लोगों को प्राप्त हो सकते थे? अगर समान अधिकार प्राप्त नहीं है तो क्या वो मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? और अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन है तो ध्यान रखिए, जिस समाज में समता नहीं होगी उस समाज की सुरक्षा के लिए खतरे पैदा होंगे। हम अपने जो हमारे प्राचीन ऋषि हैं उन्हें तो छोड़िए, उन्होंने तो जितनी हम पढ़ना नहीं चाहते, हम अकल नहीं सीखना चाहते, तो वो हमारी बदकिस्मती है। लेकिन जो हमारा रीसेंट पास्ट है, हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, हम स्वामी रंगनाथ नंद को पढ़ें, हम डॉक्टर राधा कृष्णन जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं उनको ही पढ़ लें, तो एक बात वो बार बार जोर दे के कहते हैं, बार बार जोर दे के कहते हैं कि हमारी जो कठिनाइयां पैदा होती हैं वो तब पैदा होती हैं जब हम अपने साथ एक प्रकार का व्यवहार चाहते हैं और दूसरों के साथ दूसरे प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये कैसे संभव था? हमने पूरे हमारे यहाँ भारत में हम गुलामी के दौर से निकले थे। हम जिसे कहते हैं जिस तरह सभ्यताएं प्रगति करके शिखर की तरफ जाती हैं, सभ्यताओं का डिक्लाइन भी होता है। हम उस दौर से निकले थे। ये नहीं कि हमारे यहां विषमताएं नहीं थीं, लेकिन हमने स्वतंत्रता के आंदोलन में एक निश्चय किया था जिसकी अभिव्यक्ति हमारे संविधान के अंदर हुई। हमसे जो भी गलतियां पहले हुई हों, लेकिन अब हम इस देश में एक समता मूलक समाज बनाएंगे। हमने जब समाजवाद की भी बात करी
उसका मतलब ये नहीं था कि हम रूस जैसा समाज बनाएंगे या हम कम्युनिज्म लाएंगे या सोशलिज्म हमारा कहीं बाहर से आएगा। नहीं, हमारी धर्मनिरपेक्षता, हमारा समाजवाद, हमारा लोकतंत्र, सब कुछ हमारे अपने मूल्यों में निहित था। मैं जिस फाउंडेशनल प्रिंसिपल की बात अक्सर करता हूं, अगर उस फाउंडेशनल प्रिंसिपल को, उस बुनियादी स्तंभ, भारतीय संस्कृति के उस बुनियादी स्तंभ को स्वीकार कर लीजिए, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, द डिवाइन दैट ड्वेल्स इन मी, द सेम डिवाइन ड्वेल्स इन यू। जब हर आत्मा दैविक है और हर देह देवालय है, तो हम उसे बड़ा और छोटा बना कैसे सकते हैं? हमारे देश में डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जैसी आज है, ये नहीं थी, सही बात है, हमें स्वीकार करना चाहिए। थे हमारे यहां भी गणतंत्र, जहां राजा को चुना जाता था, लेकिन ज्यादातर नहीं थे। मगर हमारे यहां आध्यात्मिक लोकतंत्र हर वक्त मौजूद था। भक्त की जाति नहीं पूछी जाती है। और ये चीज इतनी ज्यादा गहरी जड़ें हैं इस चीज की कि भक्त कौन है फिर ये भी नहीं देखते, फिर जाति नहीं, समुदाय भी नहीं देखते, संप्रदाय भी नहीं देखते। और उसको मैं अब जिंदा मिसाल की बात करता हूं, ये मत समझिएगा कि मैं करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहा हूं, जिंदा मिसाल दे रहा हूं। शिरडी के साईं बाबा, इस देश ने अवतार का दर्जा दे दिया, जो उन्होंने अपने लिए शायद नहीं मांगा होगा। कौन थे, किस परिवार में पैदा हुए थे, हर कोई जानता है। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव इसलिए हुआ कि बुनियादी तौर पे भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, इसका एक यूनिवर्सल विजन है। ये बुनियादी तौर पे व्यक्ति को जो वेरिएबल और एलियनेबल फैक्टर्स हैं, कहाँ पैदा हुआ है, क्या लिंग है, क्या जगह है, इस सब पे नहीं आंकता भारतीय दर्शन। ये तो उस चैतन्य आत्मा की बुनियाद पर किसी भी व्यक्ति को देखता है। मैंने शायद पहले भी कहीं एक आध बार कहा है, ऐसा खूबसूरत अभिव्यक्ति है वो भारतीय सोच की, कि जब भगवान राम वन को जा रहे हैं तो उस रात को, उस सुबह को जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी का ज़रा थोड़ा गुस्सा आता ही था उनको, जैसा लिखा हुआ है। तो वो उस गुस्से में वो अपने पिता के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जो नहीं करना चाहिए था। तो भगवान राम ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वन के जो कष्ट हैं ये शरीर को होंगे, और जो ये समझता है कि मैं ये शरीर हूं, वो अज्ञान का शिकार। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। दहो मिति या बुद्धिर्विद्या सा प्रकीर्तते नाहम देहश्ची दात में। मैं ये शरीर नहीं हूं, हम तो चैतन्य। ये संस्कृति की बुनियाद या इसका जो डिफाइनिंग प्रिंसिपल है वो चैतन्य आत्मा है। चैतन्य आत्मा के साथ आप कहिए कि हमारे ग्रुप जहाँ पर हम हैं वहाँ इतने लोग हैं, कुछ के साथ हम ये सलूक करेंगे, कुछ के साथ हम ये सलूक करेंगे, कुछ के साथ हम ये सलूक करेंगे। ये बुनियादी तौर पे केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, राष्ट्रीय एकता का उल्लंघन नहीं है, ये भारतीय दर्शन का
को नकारने के बराबर है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैंने बहुत, जब आपने मुझे निमंत्रित किया तो मैंने सोचा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है लोगों ने, हमने पढ़ा भी है, लेकिन खुद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या बोलते थे वो देखना। कितना टाइम हो गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद क्या बोलते थे वो देखने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आखिरी भाषण, जो कश्मीर आने से पहले उन्होंने लोकसभा में ये भाषण दिया है, अगर एक बार इस भाषण को आदमी पूरा पढ़ ले तो बहुत सारी जो परसेप्शन की गलतियां हैं, जो एक तस्वीर लोगों के जहन में बन जाती है, वो मैं मानता हूं कि वो 90% दूर हो जाएंगी। वो किसी के खिलाफ नहीं थे, वो किसी से उनकी जाती दुश्मनी की भावना नहीं थी, शेख अब्दुल्ला से भी नहीं थी। वो कुछ कोई जो नीतियां, और ये भी खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है, मैं कोट करने जा रहा हूं उनकी स्पीच, कि वो उन नीतियों या उन कामों के खिलाफ थे जो समाज में विषमता पैदा करने का आधार बन जाएंगे। और समाज में अगर विषमता पैदा होगी तो फिर असंतोष पैदा होगा, असंतोष पैदा होगा, मनमुटाव पैदा होगा, दूरियां पैदा होंगी और समाज अशांति का शिकार हो जाएगा। किसी के विरुद्ध नहीं थे वो। मैं तो हैरत में रह गया जब मैंने पढ़ा कि वो हालांकि उनके जाने के नतीजे में जो उससे पहले था, आज तो हम लोग इस बात को जानते भी नहीं हैं कि सिर्फ परमिट नहीं था आईडी। अगर मैं देश के किसी और भाग में रहने वाला हूं और मैं कश्मीर जाना चाहता हूं तो मुझे परमिट की भी जरूरत थी और मुझे आईडी साथ रखना पड़ता था। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विरोध के कारण वो आईडी का सिस्टम खत्म हुआ, हालांकि वो जिंदा नहीं थे उस वक्त जिस वक्त वो सिस्टम खत्म हुआ। मगर अगर मैं आपसे ये कहूं कि जितनी आशंकाएं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने व्यक्त की थी, जो डर उनके दिल में पैदा हुआ था विषमताओं को लेकर, बाद में तो खुद भारत सरकार ने जो कार्रवाई की उसने ही साबित कर दिया कि हां वो डर सही था। और बहुत दिन भी नहीं लगे जब भारत सरकार कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा विद्वान बुद्धिमान देख सकता था कि ये केवल इतनी बात नहीं है कि चंद लोगों को ज्यादा अधिकार दे दिए जाएं और कुछ को कम अधिकार दे दिए जाएं। इसके पीछे बड़ा डिजाइन था, इसके पीछे बड़ी योजना थी और उसको भारत सरकार को भी कुछ समय लगा लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ में आई। लेकिन जो लोग इस तरह से कहते हैं कि उस वक्त की सरकार भी आरोप लगाती थी, आज भी बहुत लोग हैं जिनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसी सांप्रदायिक भावना से प्रेरित होकर जम्मू कश्मीर में ये आंदोलन चलाने का उन्होंने फैसला किया था। मैं समझता हूँ ये वो जगह है जहाँ पर विश्वविद्यालय का जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहाँ वो इन तथ्यों को लोगों के सामने ला सकते हैं
और जहाँ गुमराह करने की कोशिश की जाती है वहाँ उनको वास्तविकता बता सकते हैं। अब ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चूँकि उन पर यह आरोप लगाया गया उस वक्त, तो वो कहते हैं लोकसभा के अंदर, ये 1953 कश्मीर जाने से पहले उनका भाषण है लोकसभा के अंदर, तो कहते हैं हमारे ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि एक तिथि निश्चित कर लीजिए, आरोप लाइए और आरोप की बुनियादें क्या हैं वो हमें बताइए। आप हमारे ऊपर आरोप लगाइए, हमें सफाई का मौका दीजिए और फिर तय कर लीजिए कि क्या इसमें कोई सांप्रदायिक भावना से प्रेरित होकर क्या कोई काम किया जा रहा है। और क्या बात उन्होंने कही है, वी डू नॉट वांट कम्युनलिज्म इन दिस कंट्री, वी डू नॉट वांट दैट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन or on the basis of caste, one section of Indians should go on hating other sections. ये वो कहते हैं हम इसके खिलाफ हैं। और ये आगे बढ़ के, स्पीच तो बहुत लंबी है, उतना मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैंने कुछ हिस्से मार्क किए। अब वो कहते हैं कि ये सांप्रदायिकता से प्रेरित होकर नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये आंदोलन जो जम्मू में शुरू हुआ है इसके कारण क्या हैं। अपना भी बताते हैं कि मैं भी गया था वहाँ, मैंने जो लोगों से बात की है उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ, और इस पे मैं आप लोगों का विशेष ध्यान चाहता हूँ। दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो अब मैं कोट करने जा रहा हूँ। कहते हैं बट सर्टेनली देयर कैन नॉट बी एनीबडी 100% बैड और 100% गुड। Their approach has to be examined. Their fears and doubts have to be examined and dispelled. आप सब परिचित हैं पार्लियामेंट में जो होता है। पार्लियामेंट में हर पक्ष अपने आप को 100% सही बताता है और अपने विरोधी को 100% गलत बताता है। यहां पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे हैं कि ना आप 100% सही हैं, ना आंदोलन चलाने वाले 100% सही हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर इसकी गुंजाइश तो होनी चाहिए कि अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है, उसकी कोई शिकायत है तो उसको सुना तो जाए। और वो कहते हैं कि भाई ये आंदोलन तो आज शुरू हुआ है जम्मू में, लेकिन ये मांग ये लोग पिछले 1 साल से इन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश की, अनुरोध किए, राष्ट्रपति जी से मिलने की कोशिश की, शेख अब्दुल्ला साहब से मिलने की कोशिश की, मुख्यमंत्री, वो भी उस वक्त प्रधानमंत्री कहे जाते थे, उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन इनको बोल के डॉक्टर साहब आगे चल के कहते हैं कि हमने अपने संविधान के माध्यम से सामाजिक अस्पृश्यता, सोशल अनटचेबिलिटी को हटा दिया है, लेकिन अब आप देश के अंदर पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कि आपसे वो, आपको उनकी बातें पसंद नहीं हैं, उनकी राजनीति आपसे अलग है, आपका विरोध कर रहे होंगे, लेकिन लोकतंत्र के अंदर उनको इसका तो अधिकार हासिल है कि आप के ऊपर शासन चलाने की जिम्मेदारी है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उन लोगों को भी सुनें जो आपका विरोध करते हैं। पहली बात तो यहां ये आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, इनकी कुछ जायज मांगे हैं, वो जायज हैं या नहीं है ये आप फैसला कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम उनको सुनिए तो। सारा जोर इस बात पे, और मैं तो हैरत में रह गया कि वो इस हद तक जाते हैं, ये कहते हैं मैं जानता हूं कि आंदोलनकारियों की जो मांगे हैं
उसमें कुछ संवैधानिक और राजनीतिक दिक्कतें आपको आएंगी। इससे ज़्यादा और लचकदार रवैया क्या हो सकता है। ये नहीं कह रहे कि जो मांगें की जा रही हैं इनको फौरन पूरा कर दीजिए, बल्कि कह रहे हैं कि मैं ये जानता हूं कि आपके सामने बहुत सारी संवैधानिक और राजनीतिक दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसको बहुत देर तक लटका के नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर फैसला होना चाहिए। और जो भी इस बारे में संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं उन कार्रवाई करके उन शुभों को ख़त्म किया जाना चाहिए। और ये क्या है, क्या डिमांड थी उनकी? एक ही डिमांड थी कि भारतीय संविधान को एक्सेशन के बाद, भारत में विलय के बाद भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू जम्मू कश्मीर के ऊपर कर दिया जाए। ये आंदोलन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू नहीं कराया था। ये आंदोलन बाद को पिरजा परिषद का आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ, लेकिन ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुसार ये आंदोलन पिरजा परिषद ने भी शुरू नहीं किया था। ये एक तरह से जम्मू में रहने वाले लोगों का एक जन आंदोलन बन गया था, जिसमें पिरजा परिषद को शामिल होना उनकी मजबूरी बन गई थी। वो उसमें शामिल हुए। इसी तरह और क्या कह रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे हैं कि आपने जो रवैया अपनाया हुआ है, ढुलमुल रवैया, आप फैसला नहीं कर रहे, आप उन लोगों को सुन नहीं रहे जो भारत के संविधान और उनका कि भारत का संविधान उन्होंने क्या, क्योंकि उन लोगों ने नहीं बनाया जिनके ऊपर सांप्रदायिकता की छाप लगाई जाती है। भारत का संविधान तो पंडित जो जिस संविधान सभा में ने बनाया है उस पर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की छाप है, और जिस संविधान पे आपकी छाप है, बहुमत आपका समर्थक है, हम उस संविधान को, जम्मू के लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये अब जब विलय हो गया है तो इसको जम्मू कश्मीर पे लागू करने का ऐलान कर दिया जाए। अब ये जो ढिलमुल, हम विलय भी है, हम संविधान को लागू नहीं करेंगे, इसके नतीजे क्या होंगे? बहुत कम लोग थे उस वक्त जिनके पास ये दूरदृष्टि थी कि ये जो भी काम हो रहे हैं इसके नतीजे में आम आदमी जो है जम्मू कश्मीर में, उसके मन में ये संदेह बना रहेगा कि भारत के साथ जो विलय हुआ है कश्मीर का, ये फाइनल है, अंतिम है, या इसमें अभी भी कुछ कानूनी रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, और क्या अभी भी कोई अलग ऑप्शन भी वहाँ उन लोगों के लिए खुला रहेगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल उस संदेह की स्थिति को खत्म कराना चाहते थे। और बार बार मुझे तो हैरत हो गई कि अपनी इसी भाषण में, ये उनका आखिरी भाषण है, और इसमें वो दिल खोल के क्रिटिसाइज, आलोचना करते हैं शेख अब्दुल्ला की, उन कामों की आलोचना करते हैं जिनके नतीजे में विलय के बारे में प्रदेश के अंदर लोगों के मन में संदेह मजबूत होता जा रहा है, उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन कुल मिला के जो भूमिका है, कुल मिला के जो भूमिका है, उसके लिए तो हैरत में रह गया कि कितने बड़े दिल के आदमी थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के कहते हैं कि कहते नहीं है, मैं बाद में आपको कोट कर दूंगा, लेकिन चूंकि मैंने कई बार पढ़ा है इसको तो मैं थोड़ा अपनी राय भी दे देता हूं कि कहते हैं कि मैंने सार्वजनिक तौर पर शेख अब्दुल्ला की तारीफ की है,
उनकी भूमिका के लिए, जो भूमिका उन्होंने पाकिस्तान के जो इन्वेडर्स आए थे उस वक्त जो उन्होंने भूमिका अदा की है और भारत के साथ मिलने के फैसले को समर्थन दिया है, मैंने उसके लिए उनकी आज भी तारीफ करता हूं और इससे पहले भी मैंने उनकी तारीफ सार्वजनिक रूप से की है। अब ये जिस आदमी के कामों को उसके एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट उसके द्वारा लिए गए फैसलों को की आलोचना कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उसके बाद उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये बड़े दिल का आदमी ही कर सकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वास्तव में ये भाषण पढ़िए, इससे अंदाजा होता है, चूंकि वो केवल एक विरोधी पक्ष के नाते आलोचना या निंदा का तरीका नहीं अपनाते, बल्कि तारीफ भी करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि जो दिक्कतें सरकार के सामने हैं मुझे उसका भी आभास। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूँ, आखिर में कहते हैं कि मैं आपसे ये चाहता हूँ, फॉर हेवेंस सेक गो टू, शेख अब्दुल्ला से कह रहे हैं, फॉर हेवेंस सेक गो टू जम्मू and make the people feel that they are not outsiders and you are the real leader of Hindus and Muslims। वो उनको ब्लैक पेंट नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे कि ये वो तो अपनी इच्छा बता रहे हैं कि मैं तो ये चाहता हूं कि आप पूरे कश्मीर के लोगों के नेता बन के उभरिए, और वो नेता बन के उभरने के लिए, सबका नेता बनने के लिए जो तरीका आप अपना रहे हैं वो आपकी पहली भूमिका बहुत अच्छी है, उसकी मैंने तारीफ की है, लेकिन आज जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उससे समाज में टुकड़े पैदा हो जाएंगे, समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा, विषमताएं पैदा हो जाएंगी, लोगों को शिकायतें पैदा हो जाएंगी और आप उनकी शिकायत सुनने के लिए भी नहीं तैयार हैं। और ये नहीं कि सिर्फ कश्मीर में सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनके दबाव की वजह से प्रधानमंत्री ने उनसे जम्मू के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया और राष्ट्रपति जी ने भी मिलने से इनकार कर दिया। तो क्या इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा तो बड़ा खतरनाक होगा। इसी तरह उन्होंने उसमें है ना कि एक निशान, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, एक विधान एक निशान एक प्रधान, तो झंडे के बारे में भी। अब मैं आपसे कहता हूँ हमें जजमेंट में बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पिछले चंद साल की जो घटनाएं क्या ये साबित नहीं करती कि जो आशंकाएं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थीं उन आशंकाओं में बड़ा दम था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने यह आश्वासन दिया है और पब्लिकली ये कहा है कि भारत का जो झंडा है वो सुप्रीम है और कोई भी दूसरा झंडा होगा तो वो उसके मातहत है। लेकिन उस वक्त की परिस्थितियां, जो लोग यहाँ पे हैं मौजूद, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पे भारतीय झंडे को एक तरह से दरकिनार किया जा रहा था। अब जो शिकायतें थीं जम्मू के लोगों की, तो पहली बात तो ये थी कि खुद लोकसभा के अंदर ऐलान हुआ था कि नवंबर के महीने तक इस पे एग्रीमेंट हो गया था कि ये सारी चीज़ें लागू कर दी जाएंगी, और बाद में ये कहा गया कि लागू इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि जम्मू के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब आंदोलन जो शुरू हुआ वो उस समय के बाद हुआ जिस समय तक उसको लागू करने का वादा किया गया था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस काम की आलोचना कर रहे हैं, कोई भी करेगा। फिर उनकी जो शिकायतें थीं, ग्रीवेंसेस थीं, उसके लिए एक कमीशन बनाने का ऐलान किया गया। अब ये मैं समझता हूँ कोई भी होगा जो निष्पक्ष व्यक्ति होगा वो वही कहेगा जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा। एक कमीशन बनता है, जम्मू के लोगों की शिकायतों पर गौर करने के लिए कमीशन बनाया जाता है।
कमीशन को हेड करते हैं चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, और बाकी 3 मेंबर जो हैं वो 3 मेंबर हैं, चलिए समझो, बाकी 3 मेंबर जो हैं वो हैं जो जम्मू कश्मीर के अधिकारी हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ये कहीं संभव है, मुझे शिकायत है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो जो फैसले कर रहे हैं उसकी मुझे शिकायत है। अब उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी उसके ऊपर निष्पक्ष फैसला दे सकते हैं? संभव ही नहीं। तो ये मैंने इसलिए कोट किया इस स्पीच से कि आमतौर से एक भ्रांति पैदा की जाती है और सांप्रदायिकता का आरोप लगाया जाता है। मैं समझता हूँ इतना बड़ा दिल इसमें दिखाया है, उनकी भी तारीफ की है जिनके कामों की वो आलोचना कर रहे थे। और मैं डॉक्टर राधाकृष्णन का एक सेंटेंस है, उसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। मैंने समय पहले ही ज़्यादा ले लिया, उसके साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो मैं मानता हूँ कि वो सच्ची श्रद्धांजलि है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि ही गेव एक्सप्रेशन to the unspoken thought of the less articulated people, their dreams and aspirations for a better social order rooted in our own culture. वो उन लोगों की आवाज़ बन गए थे जिनके अंदर खुद ये क्षमता नहीं थी कि वो अपनी बात को अभिव्यक्ति दे सके, और उनकी जो आकांक्षाएं थीं, उनके जो सपने थे, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के लिए जिसमें न्याय हो, जिसमें समता हो, और जो भारतीय संस्कृति के स्तंभों पर, जो बुनियादी स्तंभ हैं उन पर आधारित हो। मैं समझता हूँ इन शब्दों से बेहतर और कोई श्रद्धांजलि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं हो सकती। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।